हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इसका हम लोग कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं। 60-70 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, जो भी इससे रिलेटेड थ्योरी है। और बढ़िया रहेगा कि आप इसके नोट्स भी साथ में रख के पढ़ लो। नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। बाकी अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और उसके लिए लाइक गोल रखते हैं 2000 का, कमेंट गोल रखते हैं 1000 का। सर गोल क्यों रखते हो भाई? तुमने भी एक गोल रख रखा है ना परसेंटेज का। बाकी डोंट वरी, मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, है ना। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो ऑब्वियसली आपको बढ़िया सा सैंपल पेपर ले लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ सिद्धार्थ पब्लिकेशंस की तरफ से हाई स्कोर सैंपल पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। और ये सैंपल पेपर बिल्कुल आपको रियल एग्जाम की फील दे देंगे। कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, है ना। बिल्कुल रियल एग्जाम की फील देंगे, बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा ही लेवल रखा गया है। साथ में आपको आंसर शीट दी गई है सो दैट कि आप लिखने की भी प्रैक्टिस करो, एंड आंसर बुकलेट दी गई है। तो चलिए करते हैं इसको कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट, और थोड़ी देर बाद इसका मार्क बूस्टर वन शॉट भी आ जाएगा, जिससे कि बायोमोलिक्यूल तो आज की आज ही कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कहा किसे जाता है। दीज आर नेचुरली अकरिंग organic compounds which are essential components of living organisms present in different cell। naturally occurring organic compounds है, पाए जाते हैं living organisms के अंदर, और जरूरी है, किस लिए जरूरी है? for the growth for the growth and maintenance of living organisms, उनकी ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। अब कई सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में रिपीट कार्बोहाइड्रेट सॉरी बायोमोलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? ये वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, सॉरी सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। तो इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट ये डेफिनेशन हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं होती है। तो हम कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं भाई? हम लोग फॉलो करते हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये डेफिनेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द सब्सटेंस व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले एक वर्ड यूज किया है ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसे कहते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि अंदर बहुत सारे, इनके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनके अंदर जनरली आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड देखने को मिलेगा या फिर कीटोन देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर जब आप इनको हाइड्रोलाइज कराते हो, आप इनको पानी डाल के तोड़ने की कोशिश करते हो, तो आपको कुछ इस तरह का सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल रहे हो, हाइड्रेट का मतलब है पानी और कार्बन का मतलब है ये, तो इसका फॉर्मूला CxH2O हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो दो तरह के हो सकते हैं, शुगर, नॉन शुगर। शुगर किसे कहेंगे? विच आर स्वीट इन टेस्ट। शुगर वाली प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सोल्यूबल होंगे इन वाटर। ऑन दी अदर हैंड नॉन शुगर क्या होंगे? जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होगा। टेस्ट स्वीट नहीं होगा तो कैसा होगा बेटा? इनको बोल सकते हैं टेस्टलेस। ये अमेरफस सॉलिड होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं इन वाटर। एग्जांपल शुगर के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, केन शुगर, एंड नॉन शुगर के स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये पॉलीसैकेराइड्स है। ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने लगेगा कि पॉलीसैकेराइड हम लोग किसे कहते हैं। आगे, ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? CxH2O may not be classified as carbohydrates। मतलब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर CxH2O हो जाए, जरूरी नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट हो। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का यही फॉर्मूला है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला CxH2O में फिट नहीं होता, स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। लिखा गया है बट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रामनोज, रामनोज का फॉर्मूला कहता है C6H12O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डजंट फिट इनटू दिस डेफिनेशन। आप समझ रहे हो ना? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं CxH2O, बट कोई भी कंपाउंड जिस फॉर्मूला में फिट बैठे, जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट हो। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिस फॉर्मूला में फिट ना बैठे, जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट ना हो। इसके बिना भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, और इस फॉर्मूले वाला भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इनको पानी डाल के तोड़ने की कोशिश की गई है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या होगा इनका? सैकेराइड्स। क्या बोलेंगे इनको?
सैकेराइड्स बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो सबसे पहले है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब सबसे सिंपल, इनको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको अगर आप क्लासिफाई करोगे तो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेंगे। और पॉली का मतलब होता है मैनी। आगे बढ़िए, ओलिगो को फर्दर क्लासिफाई किया गया डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। एग्जांपल है डाइसैकेराइड का सुक्रोज, यही पूछा जाता है जनरली। ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज और उसका क्या आएगा स्टैक्यूरोज, ये लिखने के लिए बता रखा है बस। सबसे पहले हमारे पास है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। सबसे सिंपल होते हैं, इनको आप और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड, अभी बताया था विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। जब आप इनको तोड़ोगे तो ये 2 से 10 मॉलिक्यूल दे सकते हैं। कुछ फेमस डाइसैकेराइड है जैसे सुक्रोज। सुक्रोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये टूटता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो ग्लूकोज ग्लूकोज में। लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ डाइसैकेराइड व्हिच गिव 2 ग्लूकोज यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। 2 ग्लूकोज कौन दे रहा है भाई, माल्टोज दे रहा है। पॉलीसैकेराइड की बात करें व्हिच गिव 100 to 1000 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल है इंसुलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया गया है। मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हमारे पास है एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज किसे कहेंगे, विच कंटेन एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप। और कीटोज किसे कहेंगे, विच कंटेन कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन है, मान लो किसी के पास 3 कार्बन है, ट्राइओज। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डो ट्राइओज। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटो ट्राइओज। अगर मान लो किसी के पास 7 कार्बन है, हेप्टोज बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डोहेप्टोज। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एल्डो सॉरी एल्डो नहीं, कीटो हेप्टोज। कीटो हेप्टोज, कीटो क्यों, कीटोनिक ग्रुप है। हेप्टोज क्योंकि 7 कार्बन है। आगे बढ़ते हैं, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में एक खास बात क्या है, दैट इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो स्टार्च से। स्टार्च वाली प्रिपरेशन आप कई जगह पढ़ के आए होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च नहीं, सुक्रोज से। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। आप इसमें पानी मिलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। हमें 2 यूनिट मिलती हैं, जिनमें से एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और एक यूनिट होती है फ्रुक्टोज की। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से कंसेप्ट। एक टॉपिक और बन के आएगा, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज का क्या मतलब है, वो चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम स्टार्च, है ना। स्टार्च, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H10O5। एंड यहाँ पर होगा N, और N की वैल्यू हो सकती है 100 से लेकर 1000 तक, कुछ भी। आप इसमें N टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। C6H कितने हैं 10 एंड 2 12 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ये N टाइम्स। ये हमारे पास बन चुका है ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितने टाइम हुआ है भैया, 100 से लेकर 1000 टाइम्स तक हो सकता है। तो ये स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, तो N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड करता है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं भाई, और प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता चलती है, जब हम इसकी रिएक्शंस करके देखते हैं, है ना। अलग अलग रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है CHO। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। 2-3 खास बातें मैं बता देता हूं। सबसे पहली खास बात तो यही है, ये क्या है, एक हेक्सोज है। दूसरी बात ये क्या है, एक एल्डोज है। और भी बहुत सारी खास बातें हैं, वो इसकी रिएक्शंस कर करके आपको पता चलता है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लूकोज लिया और इसकी रिएक्शन करा दी HI के साथ। जब आप लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO CHOH4 CH2OH। जब आप लोग इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे और गर्म कर दोगे, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इसकी रिडक्शन करा देगा, और रिडक्शन करा के इसको कन्वर्ट कर देगा एनहेक्सेन के अंदर। ये क्या है हमारे पास, एनहेक्सेन। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है हमारे पास, हमने प्रिडिक्ट करना है। अच्छा, इस रिएक्शन से आपको क्या पता चलता है, जब आप HI के साथ रिएक्शन करते हो, हर एक रिएक्शन आपको कुछ बताती है। ये रिएक्शन आपको क्या बताती है, दैट कि यहां पर एक स्ट्रेट चेन है। उसके बाद आपको कार्बोनिल ग्रुप का पता करना है। कार्बोनिल ग्रुप का पता करना है तो क्या करो, ग्लूकोज लो, CHOH4 CH2OH। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी HCN के साथ। ऐसे ऐसे रिएक्शन शायद अपने एल्डिहाइड कीटोन्स में देखोगे, नहीं देखोगे तो आगे देख ही लोगे अगर पढ़ोगे तो। HCN में क्या होता है, H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, तो क्या होगा, कार्बन गोज टू कार्बन वाली बात है, और ये चला जाता है इधर, ये C, इधर OH, इधर CN, इधर H, इधर CHOH4, इधर CH2OH। इसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऐसे ही होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये CHO कैसे लिखा जा सकता है, फिर यहाँ पर CHOH4, इधर CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, NH2OH। इट इज नोन एज ऑक्साइन, सॉरी हाइड्रोक्सिलमाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ऑक्सीजन इन दो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड N OH, ये CHOH4 और ये CH2OH। इसका नाम क्या होता है, इट इज नोन एज ग्लूकोज ऑक्साइन। अब ये दोनों रिएक्शन जो हुई हैं, आप देखो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हुई है ना, उसके डबल बॉन्ड O को डिस्टर्ब किया गया है, कार्बन डबल बॉन्ड O को। तो इन रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, है ना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। और ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर के साथ। देखिए ये CHO है, ये है CHOH4, इधर है CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी ब्रोमीन वाटर के साथ। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकता है, ये इस एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। ये हमारे पास ग्लूकोज है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। और इस रिएक्शन से यही पता चलता है कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद अगर आप CHO लो, CHO लो, इधर CHOH4 CH2OH, और अगर आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो HNO3 के साथ, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस तो किससे कंफर्म होगी, ब्रोमीन वाटर से कंफर्म होगी। बट अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसको बोला जाता है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि CH2OH एक प्राइमरी अल्कोहल है, उससे COH बना है। अगर आप जैसे ये ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बन गया था, अगर आप लोग इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करा दो, है ना, COH तो ऑलरेडी है ही है, इधर CHOH4 और इधर COOH, ये क्या बन गया, सैकरिक एसिड बन गया। अगर आप ग्लूकोनिक एसिड की भी रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रिएक्शन और है बेटा, एक रिएक्शन है कि आपको पता करना है कि इधर 5OH ग्रुप है। तो 5OH ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए जब आप रिएक्शन करते हो, जैसे कि ये है CHO, इधर CH2OH, CH2OH4 और इधर CH2OH4 नहीं, CHOH4 और इधर CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, अल्कोहल क्या होता है, अपने H ग्रुप को रिलीज कर सकता है। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ CH3 COOH, क्या बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ CH3 COOH, और यहाँ पर क्या बच गया CHO
CHO C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स और नीचे CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम होता है, इट इज नोन एज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, अब अगर आप देखो तो 5 OH ग्रुप के साथ रिएक्शन हुई है, तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ जाता है भाई। देखिए ग्लूकोज का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 और इसका पूरा नाम होता है D प्लस ग्लूकोज। देखिए यहाँ पर ये जो प्लस है ना, प्लस का मतलब होता है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है, डी का मतलब नहीं है, प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देते हैं। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना, और नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास होगा इस तरह से, ये बॉन्ड पूरे किए गए। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आपने OH लगाना है, OH आपने लगाना है मिडिल फिंगर की तरह, मिडिल फिंगर होती है ना जैसे, ऐसे इस तरह से लगा देना है कि ये मिडिल फिंगर वाला OH उस तरफ होगा, बाकी तीनों OH इस तरफ होंगे, कुछ इस तरह से OH OH OH, बाकी रहेगा एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने इसकी फिशरमैन प्रोजेक्शन बनानी होती है, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ये 5th पोजीशन का जो OH है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर लिंक करते हैं इधर, और हमारे पास दो फॉर्म निकल के आती है बेटा। एक आती है अल्फा D प्लस ग्लूकोज और एक निकल के आती है बीटा D प्लस ग्लूकोज। मैं इन दोनों का मतलब आप लोगों को बता देता हूं। अल्फा का मतलब होगा जिसमें OH राइट हैंड साइड में होगा, और बीटा का मतलब होगा जिसमें OH इन लेफ्ट हैंड साइड होगा। अल्फा का मतलब क्या होता है, OH इन राइट हैंड साइड, और बीटा का मतलब क्या है, OH इन लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें आप OH को राइट हैंड साइड में दिखा दो, बाकी सब कुछ एज इट इज रखो, और जो 5th पोजीशन वाला ऑक्सीजन है लोन पेयर देके इस तरह से ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन ने एक साइकिल से बना ली है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। कैसे रहेगा एज इट इज, HOH सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन वाला OH, H फोर्थ पोजीशन वाला HOH। क्लियर है। अब देखिए बीटा पे चलते हैं। बीटा पे क्या होगा, OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें OH आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यह रहेगा ऐसे, नीचे की तरफ है CH2OH और इधर ये, बाकी सब कुछ 1 2 3 4 5 6 इधर, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, HOH OH HOH। ये हमारे पास क्या है, इसे बोलते हैं फिशरमैन प्रोजेक्शन, है ना। ये हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अल्फा जब बनाओगे तो OH इन राइट हैंड साइड आएगा, बीटा जब बनाओगे OH इन लेफ्ट हैंड साइड आएगा। फिर इसके लिए एक हैवोर्थ प्रोजेक्शन बनती है। कौन सी प्रोजेक्शन बनती है, हैवोर्थ प्रोजेक्शन। हैवोर्थ इनकी कुछ इस तरह से होती है भाई, कुछ इस तरह से, इधर होता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेफ्ट अबव वाला कंसेप्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन का कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये होती है सिक्स्थ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, है ना। यहाँ पर इधर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सिंपल है कि सिक्स्थ पोजीशन पे तो दोनों में क्या लग जाएगा, CH2OH, इधर क्या लग जाएगा CH2OH। बाकी इसका ये है कि आपने लेफ्ट अबव रखना है, लेफ्ट में जो भी है इसको अबव रखो। लेफ्ट में इधर क्या है HOH, सेकंड पोजीशन पे आओ, लेफ्ट में क्या है HOH, थर्ड पोजीशन पे लेफ्ट में क्या है OH, H फोर्थ पोजीशन पे क्या है HOH, फिफ्थ पोजीशन का अबव नहीं है तो H को नीचे आना पड़ेगा। इधर आ जाइए, इसको बनाने लग गए। 6 पे CH2OH लगा दिया, ये फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट पोजीशन का जो भी लेफ्ट है उसको अबव रख दो,
OH H इधर आ जाएगा, H OH इधर आ जाएगा, OH H इधर आ जाएगा, H OH एंड ये हमारे पास इस तरह से बन के आपके सामने पेश हो जाएगा। ये हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सारे के सारे। अब एक दो खास बातें याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि किन किन बातों से आपको पता चलता है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद ही रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, बट फिर भी ये किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिचअप टेस्ट नहीं देता है, और उसके अलावा NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। अगर इनके साथ रिएक्शन करेगा, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, बट इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है ना। ये मोस्टली इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, इस फॉर्म में नहीं। इसमें तो आपको दिख रहा है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मोस्टली इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट आपको दिया गया है पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज क्या था, जब आपने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद NH2OH। अब NH2OH कहां पर रिएक्शन करता था, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप से, है ना। बट पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब भी क्या है कि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। हम क्या ये एविडेंस क्या दे रहे हैं कि NHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, सिचअप टेस्ट नहीं दे रहा। ये बातें हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि ये मोस्टली साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जनरली नहीं रहता है। उसके बाद है ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर, जिनका नाम क्या है, अल्फा एंड बीटा। दे बोथ हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड डिफरेंट टेम्परेचर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म का, एंड अलग अलग टेम्परेचर होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन। अगला है एक नोट, हैवर्स प्रोजेक्शन ये वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। इसका नाम ये पायरनोज क्यों पड़ा, क्योंकि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा मिलता जुलता होता है पायरोन से। क्या लिखा गया है, हैवर्स प्रोजेक्शन द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरनोज। किस वजह से, इन एनालॉजी विद पायरोन, ठीक है। एनोमर्स किसे कहा जाता है बेटा, एनोमर्स आर आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 1। ये जो अल्फा एंड बीटा अगर आप इनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ये बिल्कुल सेम है। इनमें डिफरेंस सिर्फ कहां पर है, इस पोजीशन पे डिफरेंस है, फर्स्ट पोजीशन पे OH की पोजीशन में डिफरेंस है। अगर सिर्फ एक ही पोजीशन और वो भी फर्स्ट पोजीशन पे अगर डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। और इस फर्स्ट कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर लिया, ग्लूकोज से थोड़ा सा अलग हो जाता है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो यही होता है C6H12O6। ये क्या होता है कि ये कीटोज होता है। क्या मतलब है कीटोज का, किसके पास आप लोगों को कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। पाया कहां पर जाता है, ये फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर। स्वीटनर क्या होते हैं, मिठास देने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, ये कीटोहेक्सोज कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन होते हैं भाई इसके पास। इसका नाम क्या होता है एक्चुअल में, इसका नाम होता है डी माइनस फ्रुक्टोज। इसका बात का मतलब क्या है, डी माइनस फ्रुक्टोज का, डी। अब डी इसके पेरेंट्स, मतलब ये सारी फैमिली डी डी वाली है, डी सुक्रोज, फिर उससे डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज। ये प्लस माइनस मेन बात होती है। प्लस का मतलब है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और माइनस का मतलब है कि ये लेवोरोटेटरी होता है। लेवोरोटेटरी क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह से CH2OH CH2OH। अब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन हो चुके हैं, 3 कार्बन हो चुके हैं। इसके बाद 4 5 और ये 6, ये OH H H OH H OH इस तरह से ये हो जाने वाला है। क्लियर है। OH इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो ये लेवोरोटेटरी हो गया। और उसमें क्या था, OH पहले वाला जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाला जो OH था वो राइट हैंड साइड में था। अगर आप बात करते हो ग्लूकोज की, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, तो ये प्लस हो गया। और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो कीटोनिक ग्रुप है इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात मैं बताता चलता हूँ कि फिफ्थ वाले के साथ इसकी लिंकिंग बनेगी। लिंकिंग बनाओगे तो अगर इसमें OH राइट हैंड साइड में है तो इसे बोल देंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज। अल्फा कब बोलते हैं, अगर OH लगा हो इन राइट हैंड साइड। और अगर हमारा OH लेफ्ट में हो जाए तो इसे क्या बोल देंगे, बीटा डी फ्रुक्टोज। जब आप इसकी हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाने लगते हो तो वो फ्यूरॉन से मिलती जुलती होती है, फ्यूरॉन
कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके हैवर्थ प्रोजेक्शन को बोला जाता है पिरोनोज, ये वाला है बेटा, है ना। इसमें ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, जब आप हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हो तो लेफ्ट अबव रखते हो, लेफ्ट अबव रखते हो। इसमें OH किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट वाले को ऊपर रख दिया, CH2OH को ऊपर रख दिया, और OH इधर बिलो आ गया। इधर OH लेफ्ट में है तो OH को आपने ऊपर रख दिया, बाकी सब डिट्टो सेम है। 6 पोजीशन पे फिक्स है भैया, सबसे पहले आप 6 पोजीशन फिक्स करते हो, सबसे पहले आप CH2OH को फिक्स करते हो। बाकी 2 मिनट का पॉज लेके आप इनके स्ट्रक्चर को याद करना चाहो तो कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा इनका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया हमारे पास डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हो। जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे बेटा, तो वो जुड़ेंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देंगे दोनों मोनोसैकेराइड जुड़ जाएंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा। और ये जो ऑक्सीजन वाली लिंकिंग है, इस लिंकेज को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहा जाता है इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। यही लिखा गया है, when two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule, such linkage is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब 3 तरह के डाइसैकेराइड्स की हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहला डाइसैकेराइड है हमारे पास सुक्रोज। मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D+ ग्लूकोज एंड D- फ्रुक्टोज। सबसे फेमस हमारे पास डाइसैकेराइड कौन सा है, सुक्रोज है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, इसको पानी डालकर तोड़ने की कोशिश करते हो, तो एक D+ ग्लूकोज मिलता है, एक D- फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ी सी बात अभी पढ़ेंगे, बढ़िया मजा आएगा। The two monosaccharides are held together by glycosidic linkage। अच्छा, कहां से जुड़े होते हैं, C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose are involved in glycosidic bond formation। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने सैकराइड्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया है, कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया है। एक उनकी रिड्यूसिंग नेचर के बेस पे भी होता है। एक हमारे पास होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग या फिर रिड्यूसिंग किसे कहा जाएगा, विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस कर सके, उसे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, है ना। नॉन रिड्यूसिंग किसे बोलेंगे, विच कांट रिड्यूस, विच कांट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जो रिड्यूस नहीं कर सकते टोलेंस रिएजेंट को या फिर फेलिंग सॉल्यूशन को। अच्छा देखिए, ये हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज की यूनिट है। एक्चुअल में इसका इधर पे OH था, इसका भी इधर पे OH था, इसका OH इसके H के साथ बाहर निकल गया, पानी बन गया, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बच गया। ये जो ऑक्सीजन बच गया है, इस ऑक्सीजन वाली लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज भी बोलते हैं। अब इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, जिसका नाम है डी सुक्रोज, और इसकी प्लस 66.5 डिग्री का मतलब क्या है कि ये पीपीएल को रोटेट कर सकता है राइट हैंड साइड में 66.5 डिग्री। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। जब आप इसको पानी में डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का नाम क्या है, D+ ग्लूकोज, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फ्रुक्टोज का नाम क्या होता है, D- फ्रुक्टोज, जो कि लेबोरोटेटरी है। अब ध्यान से समझिए कि जो ग्लूकोज है वो कितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस 52.5 डिग्री, और ये कितना लेबोरोटेटरी है, माइनस 92.4 डिग्री। ये राइट साइड में रोटेट कर सकता है 52.5 डिग्री, ये लेफ्ट साइड में रोटेट कर सकता है 92.4 डिग्री। जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो लेबोरेटरी है, इसकी लेबोरेटेशन इसकी डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन लेबोरेटरी है। सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से हमें मिक्सचर मिला है लेबोरेटरी।
तो ओवरऑल मिक्सचर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इन्वर्स हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। क्या लिखा गया है भाई, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज सिंस द लेवोरोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज is more than dextrorotation of glucose the mixture is levorotatory sucrose dextrorotatory है mixture levorotatory है thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation में change आ गया है from dextro to levo this process is known as inversion of sucrose and ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं this product is known as invert sugar याद रखिए आ सकता है ये क्वेश्चन फिर ये मत कहना कि सर पता नहीं लगा नेक्स्ट हमारे पास दो और डाइसैकेराइड है एक होता है माल्टोज माल्टोज आपको पता होगा जिसके अंदर 2 यूनिट होती हैं कौन कौन सी भाई अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है लिंकिंग कहां से होती है कार्बन 1 से एंड कार्बन 4 से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इधर कहां कहां से लिंकिंग है कार्बन 1 एंड कार्बन 2 ठीक है ये हमारे पास 2 ग्लूकोज की यूनिट जुड़ गई नेक्स्ट हमारे पास होता है एक लैक्टोज ये कहां से मिलता है ये हमें मिलता है मिल्क से और इसमें क्या होता है कार्बन 1 ऑफ गैलेक्टोज कार्बन 4 ऑफ ग्लूकोज ठीक है और बनता किससे ये बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से बनता है अब यहां पर कार्बन 1 4 से लिंकिंग होगी इसमें भी कार्बन 1 4 से लिंकिंग होगी तो इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है इन दोनों के पास और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो बेटा जी ये क्या होंगे दीज आर रिड्यूसिंग शुगर बड़ा फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है शुगर इज द ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग इन नेचर ठीक है ये किससे बनता है लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज कार्बन 1 कार्बन 4 से लिंकिंग होती है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और कार्बन 1 कार्बन 4 से लिंकिंग होती है ये एक ग्लूकोज की यूनिट है ये एक ग्लूकोज की यूनिट है ये एक मोनोसैकेराइड है ये एक मोनोसैकेराइड है जुड़ेंगे तो कहां से जुड़ेंगे भैया ऑक्सीजन से जुड़ेंगे और ये जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं इट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास अत्यंत इंपॉर्टेंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड मुझे बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन बन जाएगा पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं विच गिव 100 to 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड सबसे फेमस पॉलीसैकेराइड है स्टार्च है ना और स्टार्च के दो पोर्शन होते हैं बेटा एक होता है अमाइलोज एक होता है अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च है स्टार्च के दो पार्ट होते हैं एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन जो अमाइलोज है वो कितना पोर्शन रखता है 15 to 20% ऑफ स्टार्च ये कितना रखता है 80 to 85% ऑफ स्टार्च ठीक है ये सिंपल सा होता है अमाइलोज छोटा सा नाम है सिंपल सा ही बंदा है तो ये होता है वाटर सोल्यूबल और ये हमारे पास क्या होता है वाटर इनसोल्यूबल इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमाइलोज का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और लिंकिंग कहां से हो रही होती है कार्बन 1 कार्बन 4 मतलब इस तरह से ये हमारी एक मोनोसैकेराइड है ये एक और मोनोसैकेराइड है ये एक और मोनोसैकेराइड है ये एक और मोनोसैकेराइड है इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 से जुड़ जाएगा इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 से जुड़ जाएगा इसका कार्बन 1 इसके कार्बन 4 से ये बीच में ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अगर आप यहाँ पर बात करो तो इधर क्या है सबसे पहले तो चेन बनती है लीनियर फिर ब्रांचेज भी आ जाती हैं है ना फिर ब्रांचेज भी आ जाती हैं जो लीनियर चेन है वो बनती है कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के साथ कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के साथ और जो ब्रांचिंग है वो बनती है कार्बन 1 एंड कार्बन 6 के साथ लीनियर चेन कार्बन 1 कार्बन 4 से और ब्रांचिंग बनती है कार्बन 1 एंड कार्बन 6 से देखिए क्या लिखा गया है इट इज हाईली ब्रांच्ड इसका स्ट्रक्चर जो होता है हाईली ब्रांच होता है in which long chains are formed by glycosidic linkage of carbon 1 and carbon 4 while branching of chain are formed by the formation of glycosidic linkage between carbon 1 and carbon 6 अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो शायद देख पा रहे होंगे ये चेन बनी हुई है चेन कहां कहां से बनती है कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन 4 और जो ब्रांचिंग है ब्रांचिंग कहां से हो रही है भैया ये कार्बन 1 एंड नेक्स्ट वाले का कार्बन 6 रिपीट कर रहा हूं चेन कार्बन 1 4 से बनती है फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन से फर्स्ट वाले का फोर्थ कार्बन सेकंड वाले का फोर्थ कार्बन और जो ब्रांचिंग होती है एक का फर्स्ट कार्बन होगा दूसरे वाले का 6th कार्बन होगा ठीक है स्टार्च के बारे में इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स रूट्स
एंड ट्यूबर्स लाइक पोटैटोज, राइस, बार्ले, व्हीट, इस तरह से ये इसके सोर्सेज होते हैं। एक और हमारे पास पॉलीसैकेराइड होता है भाई, और उस पॉलीसैकेराइड को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोज। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। कहां पर देखने को मिलता है ये, कहां पर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, सेल्यूलोज। और प्लांट्स में कहां पर मिलता है ये, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। द सेल्यूलोज हैज बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, जो स्टार्च था उसमें अल्फा डी ग्लूकोज था, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है। और कैसे जुड़े होते हैं, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बन 1 एंड कार्बन 4 से जुड़े होते हैं। एंड इसकी लीनियर चेन साइज स्ट्रक्चर होता है। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन का दूसरा नाम क्या होता है, एनिमल स्टार्च बोलते हैं इसको, क्योंकि कहां पर पाया जाता है, ओनली इन एनिमल्स। और एनिमल्स में भी कहां पर, इन देयर मसल्स, लिवर एंड ब्रेन। When the body of animals need glucose, the glycogen is changed into glucose by enzyme। क्या कह रहा हूं मैं, कि जब भी किसी एनिमल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी तो उनकी बॉडी के अंदर जो भी ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है भैया, अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है। अमाइलोपेक्टिन मतलब जो हाईली ब्रांच, इवन ये अमाइलोपेक्टिन से भी हाईली ब्रांच होता है, ठीक है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट मिलती है, और कहां से कैसे मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो ये तो हर जगह ही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो आपको हर एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर दी नाइट्रोजीनियस बायोमोलिक्यूल विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने बड़ी कॉमन टर्म सुनी होगी, अगर किसी की बॉडी वॉडी अच्छी बन जाती है ना तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसने तो डब्बे खा रखे हैं। और वो डब्बे किसके खाए होते हैं भाई, वो डब्बे बोला जाता है प्रोटीन के डब्बे खाए होते हैं। बाकी एक्चुअल में ऐसे बनती नहीं है बॉडी, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। अगला, इन आवर बॉडी ऑल हार्मोन्स, एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन एटसेट्रा ऑल आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, ये पॉलीमर होते हैं ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। पॉलीमर किसे कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है एक बड़े मॉलिक्यूल को जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जैसे कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, इस छोटे से मॉलिक्यूल को कहा जाएगा मोनोमर। और जब ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास। और इस बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे भाई, हम इस बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देंगे पॉलीमर, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड कार्बन है और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ही सब कुछ लग जाए। अमीनो यानी कि NH2 ग्रुप, एसिड यानी कि COOH ग्रुप, इधर H और इधर लगा होगा R। R यहाँ पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप नहीं है, R यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। और ये ग्रुप अलग अलग होने से हमारे पास अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड हो जाते हैं। टोटल 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड पड़ते हैं और उन सब में ये R डिफरेंट होता चलता है, ठीक है। देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन, एक अल्फा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड हैव कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड और 4 बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ हो, ठीक है। और क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन है तो वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता। ग्लाइसिन कुछ इस तरह से होता है, देखिए ये है, ये वेरी नाइस, COOH NH2 H H। एक्चुअल में ग्लाइसिन इस तरह से है। अब ग्लाइसिन में अगर आप देखो तो 2 बॉन्ड एक ही जैसे एटम के साथ कंप्लीट हो गए, तो इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड अलग अलग एटम्स के साथ ग्रुप के साथ हो, बट इसके 2 बॉन्ड एक ही जैसे एटम के साथ हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये कायरल नहीं है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफाई कर रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो हमारे पास 3 तरह के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखो बेटा, अल्फा अमीनो एसिड में 2 ग्रुप हैं, एक है COOH और एक है NH2। ये COOH एसिडिक नेचर का ग्रुप होता है और NH2 बेसिक ग्रुप, बेसिक नेचर का ग्रुप होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है नंबर इनका, तो न्यूट्रल होगा। अगर COOH ग्रुप ज्यादा हो जाए तो एसिडिक होगा,
अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए तो बेसिक होगा। देखिए एसिडिक अमीनो एसिड किसे कहते हैं? इन विच टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर मोर देन अमीनो ग्रुप। अब देखिए जैसे ये है, ये COOH ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, और ये हमारे पास NH2 ग्रुप है। COOH ग्रुप ज्यादा है, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड एंड इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। दोबारा से बना के भी समझा देता हूं। जैसे कि ये है, अभी ये क्या है? अभी तो इसमें NH2 और COOH ग्रुप बराबर है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल है। बट अगर COOH ग्रुप का नंबर ज्यादा हो जाए, है ना, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। COOH ग्रुप ज्यादा हो गए। या फिर इसकी बात करो, अभी के लिए क्या है ये अभी के लिए तो न्यूट्रल है, बट अगर अभी ध्यान दो तो COOH ग्रुप ज्यादा हो चुके हैं। इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, अगर नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगा? एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। बेसिक अमीनो एसिड किसे कहेंगे बेटा? जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए। लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप। एग्जांपल है लाइसिन, ये तो सेम है, ये तो सब में सेम है, CH NH2, इसमें CH2 NH2 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है। हिस्टीडीन में यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ये बहुत बड़ा NH2 ग्रुप लगा हुआ। एक एग्जांपल याद रख लो, लाइसिन, है ना। न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे कहेंगे? दोज अमीनो एसिड विच हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में ये रहा COOH, ये रहा NH2, एक ही है ना, ये रहा COOH, ये रहा NH2। अच्छा, इसमें R की जगह पर CH3 आ गया, तो ये इसे बोलते हैं एलानिन। एक होता है वैलिन, वैलिन में क्या होता है? CH3 हो जाता है, ठीक है। बाकी COOH और NH2 ग्रुप एक ही हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल देंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस बोले तो ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं? तो दो तरह के अमीनो एसिड होंगे। सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड एंड देन नॉन एसेंशियल। नाम से ही क्लियर है, एसेंशियल मींस जरूरी, है ना। अब हमारे लिए जरूरी कौन से होंगे? जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। दोज अमीनो एसिड व्हिच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, सो वी हैव टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड थ्रू आवर डाइट। बाहर से लेना पड़ेगा। कितना होता है इनका नंबर? 10। टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 में से 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इन डाइट कैन कॉज डिसीज लाइक क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कुपोषण, है ना। एसेंशियल अमीनो एसिड अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, है ना। और मेरे जैसे जो है भरपूर पोषण का शिकार हो पड़े हैं, ज्यादा हो चुके हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जब भी हमें कोई टेस्ट कराता हूँ ना, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो प्रोटीन ही एक ऐसी चीज होती है जो पूरी मिलती है, ठीक है, बाकी सब डेफिशिएंसी चल रही है। चलो, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दीज आर प्रिपेयर्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड नीड नॉट टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है ना। दीज आर ऑल्सो 10 इन नंबर्स। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और उसके एग्जाम्पल क्या थे? वैलिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इनके बारे में कुछ खास बातें। अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू देयर सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। याद रख लेना ये बातें, तो है ना। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और क्यों? क्योंकि इनका सोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। इस बात को समझिए, जैसे कि ये है, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगा ना, इस सॉल्यूशन को मैं पानी में डाल दूंगा, तो यहां पर प्रोटॉन की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रोटॉन इधर से इधर चलना स्टार्ट कर देगा। ये क्या हो जाएगा? COO नेगेटिव, इधर C, R, H, इधर आ गया NH3 पॉजिटिव, H इधर आ गया, H पॉजिटिव इधर आ गया, तो NH3 पॉजिटिव हो चुका है। ये हमारे पास आयन बन चुका है एंड दिस ड्यूअल आयन इज नोन एज ज्विटर आयन, है ना। तो इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी? अगर आप किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेते हो, तो प्रोटॉन माइग्रेशन स्टार्ट करता है फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू
अमीनो ग्रुप, तो एक ड्यूअल आयन आता है ना, ड्यूअल आयन बन जाता है, एंड दिस ड्यूअल आयन इज नोन एज ड्यूट्रायन। अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन एंड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ड्यूट्रायन बनता कैसे है? बाय द ट्रांसफर ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप टू अमीनो ग्रुप। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ये हमने ड्यूट्रायन बना दिया है। अगर इस ड्यूट्रायन को मैं एसिडिक मीडियम में रख दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये एग्जिस्ट करने लगेगा एक कटायन की तरह। और अगर मैं इसको रख दूं किसके अंदर? एक बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम क्या करेगा? इधर से H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, तो ये एग्जिस्ट करने लगेगा एक अनायन की तरह। गेटिंग माय पॉइंट नोट? ये हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है, आपने इसको पानी में डाल दिया तो प्रोटॉन ने माइग्रेशन स्टार्ट की फ्रॉम कार्बोक्सिल टू अमीनो ग्रुप, एक ड्यूअल आयन बन गया। इस ड्यूअल आयन को अगर आप एसिड की प्रेजेंस में रखते हो, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रखते हो, तो H पॉजिटिव इधर आके जुड़ जाएगा, एक कटायन बन जाएगा। और अगर बेस की प्रेजेंस में रखते हो, OH नेगेटिव प्रेजेंस में रखते हो, तो क्या होगा भाई? OH नेगेटिव इधर से H पॉजिटिव निकाल लेगा, NH2, तो ओवरऑल एक अनायन हमारे पास बन के आ जाएगा। याद रखना, ड्यूट्रायन को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो कटायन बनता है, और अगर ड्यूट्रायन को बेस की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमारे पास एक अनायन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है बेटा जी, पेप्टाइड। पेप्टाइड किसे कहते हैं? व्हेन टू और अल्फा मोर अल्फा अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर या प्रोटीन के अंदर कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है आपको? पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती है। अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड लिंकेज से। व्हेन टू अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड, a dipeptide is formed. When three amino acids are combined, a tripeptide is formed. When more than three alpha amino acids are combined, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक पॉलीपेप्टाइड बन के आ जाएगा। कैसे बनता है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, इधर H इधर H। आई थिंक इसका नाम आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। हमने एक और ले लिया इधर, ये C, इधर COOH NH2 H CH3, इसे बोलते हैं एलानिन। तो क्या हो जाएगा? इधर से OH और इधर से H, H2 बन के बाहर निकल गया, और इधर क्या बच गया? ये C, इधर H, इधर H, इधर NH2, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर NH, इधर C CH3 H C डबल O H। अगर हम बात करते हैं, ये दोनों जो अल्फा अमीनो एसिड है यहां से जुड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोला जाता है इसे? पेप्टाइड लिंकेज। और इसका नाम क्या होगा? अगर मैं, ये हमारे पास जो पेप्टाइड बना है, इस पेप्टाइड का नाम होगा स्पेसिफिकली ग्लाई एला, है ना। पहले तीन तीन अक्षर उठा लेंगे। अगर इसमें एलानिन पहले होता, ग्लाइसिन बाद में होता, तो इसका नाम हो जाता एला ग्लाई। अगर सारे ग्लाइसिन ग्लाइसिन होते तो इसका नाम होता ग्लाई ग्लाई ग्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं। द पॉलीपेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 यूनिट, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट, 10,000 यूनिफाइड मास से ज्यादा अगर किसी का मास हो जाए किसी पॉलीपेप्टाइड का, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? उसे हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन। और कुछ केसेस में 10,000 यू से अगर कम भी मास है तब भी उसको प्रोटीन बोला जा सकता है। वो केस कौन से हैं? समटाइम्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद फ्यूअर अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटीन if they have a well defined conformation of protein such as insulin। इंसुलिन में कम अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, तब भी हम इसको प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि इसके पास एक वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइब्रस प्रोटीन एंड अ ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे किसी भी चैप्टर में आ जाए, ठीक है। फाइब्रस किसे कहा जाता है? जिनका फाइबर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दे हैव लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर का गोलू मोलू स्ट्रक्चर होता है, या कह लीजिए स्फेरोइडल टाइप से स्ट्रक्चर होता है, दे हैव 3D स्फेरोइडल शेप।
दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये बात गलत है। जो फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस का एग्जांपल याद रखिए, क्या एग्जांपल है? केराटिन इन हेयर, हमारे बालों में एक प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। अब आप मुझे बताओ, क्या वो पानी में घुल सकते हैं? बाल पानी में घुलते हैं क्या? नहीं घुलते हैं। तो याद रखिए फाइब्रस भी क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है इन वाटर। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बेटा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इन ब्लड, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन मिलता है हेमोग्लोबिन। ब्लड, खून तो पानी में घुल सकता है। याद रखिए दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। अच्छा, इस ये वाली डेफिनेशन, इसके बाद वाली रहने दीजिए, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। आगे, प्रोटीन चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किससे जुड़े होते हैं? बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फोल्डेड टू गिव 3D स्फेरिकल शेप। अभी जैसे कल मकर संक्रांति है ना, पतंग उड़ाएंगे, तो उसमें क्या होते हैं? थ्रेड से होते हैं, बट वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल गुच्छा सा बना देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं फोल्डेड। इसमें फोल्डिंग हो रही होती है बहुत बढ़िया वाली। ठीक है। दीज आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट और दीज आर क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट। ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो आप इसको बोल सकते हो लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, और इसमें ब्रांचिंग हो रही होती है बहुत बढ़िया, एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग हो रही होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड। बायो वाले हो तो मुझे माफ कर देना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। दो बातें याद रखना, इनका लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ये इनसोल्यूबल होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। बाकी एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है ना? कहीं कोई बायो वाला कमेंट करे अरे माफ कर देना मुझे फिर। अगला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इनको भी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ऑब्वियसली जो सबसे सिंपल यूनिट है, जो है ना, अगर आप इनको तोड़ोगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा? इनको अगर तोड़ा जाएगा तो हमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ओनली अल्फा अमीनो एसिड। एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, केराटिन। एल्ब्यूमिन पाया जाता है एग्स के अंदर, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। कैसे? जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक तो हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है और उसके साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन मिलता है, और उस नॉन प्रोटीन पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे कोई प्रोटीन है, हमारे पास पहला प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन, ये कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन को जब पानी डाल के तोड़ते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड तो बनेगा ही, उसके साथ क्या बनेगा? अगर न्यूक्लियो प्रोटीन है तो न्यूक्लिक एसिड, अगर ग्लाइको प्रोटीन है तो साथ में जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसका नाम होगा शुगर। लिपोप्रोटीन्स में आप लोगों को मिलेगा लिपिड्स। फोस्फोप्रोटीन में आपको मिलेगा फोस्फोरिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन में आप लोगों को मिलने वाली है मेटल सच एज आयरन, कॉपर, हेमोग्लोबिन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कंजुगेटेड प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? एक अल्फा अमीनो एसिड मिलता है और एक नॉन प्रोटीन पोर्शन मिलता है। इस नॉन प्रोटीन पोर्शन को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अलग अलग प्रोटीन के अंदर अलग अलग प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स होंगे। आगे है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन कैसे बनते हैं? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन। अगर सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन जो है उनको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज ना कराएं, उनको पार्शियली हाइड्रोलाइज कराएं, तो बीच में जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उनको ही हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। क्लियर है? कैसे कह रहे हो सर? जैसे कोई प्रोटीन है, प्रोटीन को हम मानते हैं कि डायरेक्ट अल्फा अमीनो एसिड में तो नहीं टूटेंगे ना। प्रोटीन से पहले क्या बनता है? प्रोटियोसिस, फिर बनते हैं पेप्टोन्स, फिर बनते हैं पेप्टाइड्स, फिर बनते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ये हमारा मेन प्रोटीन है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। बीच में ये जो है, ये जो है, ये हमारे पास कौन से प्रोटीन होते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन है। कि मेन प्रोटीन को पूरा मत तोड़ो, थोड़ा थोड़ा पार्शियली हाइड्रोलाइज कराओ, तो बीच में हमें जो भी मिलता है वो बेटा जी क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे रिलेटेड भी बेटा जी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बट गलत बात यह है कि बहुत, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 4 स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी को आप इंटरनेट की तरह कह सकते हो, जैसे फर्स्ट जनरेशन का नेट है, ऑब्वियसली वो सबसे स्लो नेट होगा। फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, आजकल 5G भी है। बता देना तुम्हारे वहां कौन सा नेट चलता है।
तो भाई ये वाला फंडा है। प्राइमरी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टर्सरी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और क्वाटरनरी और। आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल सिंपल सी यूनिट है ना, ये जो सिंपल सिंपल सी यूनिट है ना, ये अल्फा अमीनो एसिड है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में दो बनते हैं, एक बनता है अल्फा हेलिक्स और एक बनता है बीटा प्लीटेड। हेलिक्स कुछ इस तरह से और प्लीटेड होते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आप हवा झोलने के लिए कागज का पंखा बना लो ना, प्लेट्स सी बन जाती हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर जब ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड को फर्दर जोड़ दोगे तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। और इसको और भी खतरनाक बना दो, इतना खतरनाक बना दो कि समझ में ना आए क्या बन गया ये। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। ईच polypeptide in a protein has alpha amino acid linked with each other in a specific sequence. Sequence of amino acid is said to be primary structure of that protein. किसी भी प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होते हैं और जिस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें किसके बारे में बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट। और कैसे एग्जिस्ट करती हैं भैया बताइए, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में, ये जो हेलिक्स और बीटा प्लीटेड बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताता है भाई, ये बताता है फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने हैं अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड, इनकी फर्दर फोल्डिंग करा दो, इनको और आगे जोड़ दो, तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, एक से ज्यादा चेन्स होती हैं, और उन चेन्स की 3D अरेंजमेंट को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या लिखा गया है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट्स। किसी प्रोटीन के अंदर अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, सब यूनिट्स बोलेंगे। और द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो 3 तरह का स्ट्रक्चर है। पहला प्राइमरी, प्राइमरी हमें किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड्स किस सीक्वेंस के अंदर जुड़े हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ प्रोटीन, है ना, या शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्सरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताता है, फर्दर फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स। और सब यूनिट्स किसे कहा जाता है, सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सब यूनिट कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास होता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पास, जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल और नेचुरेशन का मतलब होता है नेचुरल फॉर्म। कोई भी प्रोटीन जिस नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी वो नेचुरल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देना है, रिमूव कर देना है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो खराब हो जाती हैं, बट जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है। यही लिखा गया है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो चेंजेस बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, है ना। कैसे, अगर कभी भी डीनेचुरेशन करवानी है तो कैसे करवाया जा सकता है, इट कैन बी डन बाय चेंज इन पीएच और टेम्परेचर। टेम्परेचर या पीएच को चेंज करके करवाया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ एग, कर्लिंग ऑफ मिल्क, है ना। कर्लिंग कैसे कराते हैं, दूध की दही कैसे जमाते हैं, चेंज इन पीएच करके। बॉइलिंग तो आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है ना। ऑन बॉइलिंग क्या होता है, एग जो है सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्या बोला जाता है बेटा जी, एंजाइम्स आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इनको, बायो कैटलिस्ट। जैसे कि बाहर की रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करना है ना। आपको याद होगा एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पर Fe आ गया, Fe नाम का कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग एंजाइम्स का यूज करते हैं। दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रखिए ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। कुछ एग्जांपल की बात करें, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, इमल्शन एक प्रोसेस का नाम है, यूरिएज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हमारे पास एंजाइम है। They increase the rate of reaction because they decrease the magnitude of activation energy. कैटलिस्ट भी इसी प्रोसेस के अंडर काम करता है। अगर आपको पता हो कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, जैसे कि हमारी एक रिएक्शन है, ग्राफ है ये हमारे पास, इधर एनर्जी है, इधर हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बनता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे बनता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर कैटलिस्ट आएगा, कैटलिस्ट एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक जैसे कि रिएक्शन को पहाड़ी क्रॉस करनी है तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस पहाड़ी में टनल बना देता है और टनल से ऑब्वियसली वो जल्दी होने लगेगी। तो एंजाइम भी इसी तरह से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि आप लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हो, बहुत फेमस रिएक्शन है जिससे वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बनता है। अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हो तो उसमें एनर्जी लगती है 6.22 किलो जूल पर मोल। बट अगर वही रिएक्शन एंजाइम कौन सा ले सकते हो, इन्वर्टेज नाम का अगर आप एंजाइम लेने लगो तो उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लगेगी, 2.15 किलो जूल पर मोल। मतलब एंजाइम्स वगैरह क्या करते हैं, रिएक्शन को जो एनर्जी दी जाती है वो कम कर देते हैं और इसी तरह से हमारी जो रिएक्शन है बेटा वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। आगे बात करें, एंजाइम्स की खास बात क्या होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, बहुत स्पीडली काम करते हैं, बहुत स्पीडली काम करते हैं, है ना। बहुत कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है, बट यस ये काम करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंड पीएच पे। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर की रेंज होती है, इस पे ये अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे हमारी बॉडी के एंजाइम है वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स पीएच पे ही काम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब बहुत ज्यादा सर्दी होने लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो हम बीमार होने लगते हैं, और इसका रीजन क्या है कि हमारे एंजाइम्स कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और इवन जो बुजुर्ग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, खुद उनके एंजाइम तो चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ही नहीं पाते, चले जाते हैं, बुजुर्ग तो चले ही जाते हैं बेचारे, है ना। उनको तो बहुत ज्यादा गर्मी में, बहुत ज्यादा सर्दी में बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कौन सा इनका टेम्परेचर रहता है, अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, और पीएच 7 के आसपास अगर रहेगा तो सही रहेगा। इससे बहुत कम, इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारे एंजाइम्स को दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एक खास रिएक्शन के लिए खास एंजाइम होता है, दूसरी रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम, तीसरी रिएक्शन के लिए तीसरा एंजाइम। जितनी रिएक्शंस होंगी उतने ही एंजाइम होते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, लाइक केएफसी इज फेमस फॉर चिकन, डोमिनोज इज फेमस फॉर पिज्जा, मैकडी इज फेमस फॉर बर्गर। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक होना कि हाँ यार ये इसके लिए है। सिमिलरली एंजाइम से फिक्स है कि ये एंजाइम है तो यही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन्स। विटामिन्स 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 क्या है, These are the organic compound which cannot be produced by the body. हमारी बॉडी तो नहीं बना सकती, must be taken in small quantity through diet. विटामिन ऐसी चीज है कि इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी सबसे जल्दी दिखाती है, सबसे जल्दी, ठीक है ना। तो बीमार हो जाते हैं ना तो एकदम से कहते हैं यार इस विटामिन की कमी है, इस विटामिन की कमी है। हिंदी में विटामिन ही बोलते हैं ना, विटामिन थोड़ा इंग्लिश से का शब्द है ना। फॉर नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। इनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड से नेम होते हैं, बट सिंपलीफाई करने के लिए सिंपल सिंबल दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एंड के। बी की तो पूरी फैमिली है, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। विटामिन हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमारी बॉडी को चाहिए। अच्छा, विटामिन के साथ पंगा क्या है कि अगर आप इनको कम लोगे तो दिक्कत, कम लोगे तो भाई डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगी, है ना।
और अगर आप इनको ज्यादा ले लोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। और तब कौन सी दिक्कत हो जाएगी? इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ज्यादा लेने पे भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, दो तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं बेटा विटामिन हमारे पास, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलते हैं, फैट में नहीं घुलते, लिखा गया है दीज विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर, है ना। और क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है तो जैसे हम पानी पिएंगे पानी में घुल जाएंगे और यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू बाहर आ जाएंगे, तो हमारी बॉडी में बहुत कमी हो जाती है, इनकी बहुत जल्दी जल्दी कमी हो जाती है। तो इनकी तो बहुत ही रेगुलर सप्लाई करनी पड़ती है बॉडी को, है ना। These vitamins are soluble in water. Example क्या है? विटामिन बी एंड सी. These must be taken regularly through diet as these are excreted in urine and cannot be stored. On the other hand, fat soluble vitamin की बात करें तो फैट में घुल जाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। These are the vitamin which are soluble in fat but insoluble in water. Example की बात करें विटामिन ए, डी, ई एंड के कहां पर स्टोर होते हैं? They are stored in liver and adipose. Adipose किसे कहा जाता है? फैट स्टोरिंग टिश्यूज को कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक टेबल है जिसमें अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज है, इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि विटामिन ए की अगर कमी है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? जैरोथैल्मिया। जैरोथैल्मिया में हमारा कॉर्निया हार्ड होने लग जाता है आईज का, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिए, आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो विटामिन ए की कमी से होगी। सर जी आपको पता है तो विटामिन ए क्यों नहीं लेते? बैटरी बन चुके हो। बैटरी बना हूं क्योंकि मोबाइल बहुत चलाता हूं, इंस्टाग्राम रील है। चलिए, विटामिन बी वन की वजह से क्या होता है भाई? बेरी बेरी ग्रोथ खत्म, ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन बी टू की वजह से क्या होने लग जाता है? विटामिन बी टू की कमी से चियोलोसिस, शायद इसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं वो साइडों से फटने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है ऑफ द स्किन। विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कन्वल्सन्स। विटामिन बी 12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया किसे कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जस्ट अ मिनट, कन्वल्सन समझते हो आप लोग क्या होता है? होता ना एकदम से हरियाणवी में कहते हैं रग पर रग चढ़ गई, है ना। एकदम से कभी आपने नोटिस किया एकदम से नस पे नस से चढ़ जाती है, वो भी कमजोरी की ही निशानी होती है, इसे बोलते हैं कन्वर्सन। दौरा टाइप से पड़ जाता है बॉडी के स्पेसिफिक हिस्सों को। विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है भाई? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब जब मसूड़े से खून आने लग जाता है। विटामिन डी की कमी से बहुत फेमस बीमारी हो जाती है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब बोन्स जो है बैंड्स होने लगती हैं, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, है ना। ये बच्चों में पाई जाती है। और अगर बड़ों में बात करें, जॉइंट पेन्स, है ना, जॉइंट पेन होने लग जाता है। विटामिन ई की वजह से क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है भाई। गलत बोल दिया शायद मैंने। विटामिन ई इसलिए नहीं होता, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मार्टनेस, है ना, या फिर और भी बहुत सारी मतलब समझ लो, विटामिन ई बहुत जरूरी है। मस्कुलर वीकनेस ज्यादा सही वर्ड है इसमें, मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के की वजह से की कमी से क्या होने लग जाता है? ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज होने लग जाता है ना। तो जिसकी आपने वो सुना होगा नक्सीर आ जाती है, नक्सीर इस वजह से ही आती है जब उसमें विटामिन के की कमी हो। बेटा ये सोर्सेज हैं, लगभग हर एक सोर्स में क्या मिलेगा आपको? मिल्क जरूर मिल जाएगा, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, है ना। विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों से मिलेगा, विटामिन डी सनलाइट से मिलेगा, है ना, ये रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसे कहा जाएगा? दीज आर द बायोपॉलिमर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जो हमारा बोलने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, हमारी मोस्टली प्रॉपर्टीज हमें अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या उनके ऊपर जो पेरेंट्स रहे होंगे उनसे मिलती हैं। पीढ़ियों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, और ये किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी स्पेसिफिकली डीएनए इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, दो वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जिसमें एक तो नाइट्रोजीनियस बेस हो,
एक पेंटोज शुगर हो और एक फॉस्फेट ग्रुप हो, और इधर क्या होगा, नाइट्रोजीनियस बेस होगा, एक पेंटोज शुगर होगा। फॉस्फेट ग्रुप इसमें नहीं होता, शायद मैं सही बोल रहा हूँ क्या, न्यूक्लियोटाइड में शुगर और बेस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अरे मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी डिफरेंस बन जाता है किस किस का, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज, और इसके अंदर जो शुगर होती है उसका नाम होता है राइबोज। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है भाई, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, शायद ये ऐसा ऐसा ही है, बस याद रखना सिंगल हेलिक्स होगा। ये कहां पर पाया जाता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये कहां पर पाया जाता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब देखिए, ये हमारे पास सेल होता है, ये होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो है डीएनए, और ये साइड वाला सारा कुछ साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है हमें, आरएनए मिलता है। डीएनए के अंदर आपको जो बेस मिलेगा उसको बोलते हैं ए जी सी टी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। आरएनए के अंदर जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं एजीसीयू, एजीसीयू, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन से बेस कॉमन है, एजीसी कॉमन है। डीएनए के अंदर ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए के अंदर नहीं है, थाइमाइन। आरएनए के अंदर वो कौन सा बेस है जो डीएनए के अंदर नहीं है, दैट इज यूरासिल। ठीक है, आगे भाई, डीएनए कंट्रोल द हेरिडिटी इफेक्ट, और आरएनए क्या करता है, आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन निर्माण का जो कार्य है वो आरएनए के अंदर आता है। और डीएनए के अंदर क्या आता है कि भाई हमारे बच्चों की शक्ल हमारे जैसी ही हो, इधर उधर मिलती जुलती ना हो जाए, हैं। चलिए, डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब अपने जैसी आइडेंटिकल कॉपी बनाता रहता है। ठीक है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब क्योंकि रेप्लिकेट कर सकता है तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, डीएनए बहुत ज्यादा होते हैं, आरएनए बहुत कम होते हैं, मिलियंस में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं इनका नंबर। क्लियर है, बस यही है और क्या ही है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास पेंटोज शुगर। दो तरह की शुगर होती है बेटा, एक होती है राइबोज, एक होती है डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी राइबोज आपको देखने को मिलती है डीएनए के अंदर, और राइबोज आपको देखने को मिलती है आरएनए के अंदर। अगर आप राइबोज का स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। इधर तो फिक्स ही है, क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा, इधर OH H H OH H OH, और इधर आ जाएगा H। और अगर मैं इधर से इस, वेरी नाइस, अगर मैं इधर से इस O को कम कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डीऑक्सी, है ना। अगर पिछले को देखो, इधर ये OH है और इसमें से ये ऑक्सीजन चला गया। अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में आपको क्या मिलेगा, एक शुगर एंड बेस। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलेगा आपको, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से बनता है बेटा, H3PO4। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, P डबल बॉन्ड O, सारे ऑक्सीजन हटा दिए, PO4 3 नेगेटिव, इस फॉस्फेट ग्रुप को बोला जाता है। बेस मैंने बता दिया AgCT होता है, और पेंटोज शुगर बताई दी है। ठीक है, इधर आपको कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है, इधर आपको देखने को मिलती है फोस्फो फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है भाई, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो एक दूसरे के अराउंड में ऐसे घूमती रहती हैं। इसमें टी का बॉन्ड होता है ए के साथ, डबल बॉन्ड होता है, जी का बॉन्ड होता है सी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड होता है। टी का बॉन्ड ए के साथ होता है, डबल बॉन्ड होता है, सी का बॉन्ड जी के साथ होता है, टी का बॉन्ड ए के साथ होता है, जी का बॉन्ड सी के साथ होता है। टी का ए के साथ डबल बॉन्ड और जी का सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड।
इस तरह से हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। आरएनए की बात करें, आरएनए के टाइप पूछ लिए जाते हैं। आरएनए हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। डीएनए में एक वर्ड आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि यूनिक होती है हर एक के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है कहाँ पर? क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो अब बॉडी हैंडओवर करनी होती है गवर्नमेंट को, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प लेते हैं कि हाँ, पैटर्निटी चेक हो जाती है ना, फैमिली में किससे मिलता-जुलता होता है। तो बेटा यहाँ पर हमारा बायोमोलिक्यूल समाप्त होता है।